अचानक एक नया लफड़ा शुरू हुआ है चीन और जापान के बीच। लफड़े की वजह एक बयान और एक तीसरा देश। बयान जापान की नई नवेली प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने दिया था और तीसरा देश है ताइवान। तो पूरा माजरा क्या है, चीन और जापान की तनातनी आगे कहां तक जाएगी और दोनों देश ताइवान के नाम पर क्यों भिड़े पड़े हैं, दोनों देशों के रिश्तों का जो है इतिहास वो कैसा रहा है, इस सब पे बात करेंगे। नमस्ते, हम हैं सिद्धांत और आप देख रहे हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Sensodyne K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। सबसे पहले बेसिक बातें समझ लेते हैं और शुरुआत एक सवाल से। ताइवान स्वायत्त द्वीप है, चीन का हिस्सा है या संप्रभु देश है? इसका जवाब इस पर डिपेंड करता है कि आप ये पूछ किससे रहे हैं। जैसे चीन ताइवान को अपना अभिन्न हिस्सा मानता है, दूसरे देशों को कहता है कि अगर हमारे साथ रिश्ता रखना है तो ताइवान से दूर रहना होगा। इसको वन चाइना पॉलिसी कहते हैं। भारत और अमेरिका समेत 180 से अधिक देश इसको मानते हैं। हालांकि कुछ देशों ने ताइवान के साथ अलग से सैन्य और व्यापारिक संबंध बनाकर रखे हैं, लेकिन वो उसको आधिकारिक राजनयिक संबंध का दर्जा नहीं देते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह चीन की आपत्ति ही है। तो क्या ताइवान देश नहीं है? ये कहना भी पूरी तरह से सही नहीं होगा। यूनाइटेड नेशंस के 11 सदस्य देश और वेटिकन सिटी ताइवान को संप्रभु देश मानते हैं। कुछ बरस पहले तक ताइवान को मान्यता देने वाले देशों की संख्या 20 से ज्यादा थी। 1 जनवरी 1979 से पहले तो अमेरिका भी ताइवान को मान्यता देता था। यूएन में ताइवान को पूरे चीन का प्रतिनिधि माना जाता था। 1971 में यूएन ने भी ताइवान की मेंबरशिप छीनकर चीन को दे दी थी। किन किन देशों ने ताइवान को मान्यता दी है? ग्वाटेमाला, बेलिज, स्वातिनी, हेती, मार्शल आइलैंड्स, पराग्वे, पलाऊ, सेंट कीट्स एंड नेविस, सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट एंड ग्रेनाडाइंस, टुवालू और वेटिकन सिटी। आपने देखा कि इस लिस्ट में जापान नहीं है। फिर जापान इस मामले में पड़ क्यों रहा है? इसके लिए आपको जापान के लिए ताइवान की अहमियत को समझना पड़ेगा। नक्शा देखिए। चीन के पूरब में समंदर के बीच बसा है ताइवान, जापान के पश्चिमी छोर से करीब 107 किलोमीटर दूर। जापान भले ही ताइवान को मान्यता न देता हो, लेकिन उसके साथ व्यापार करता है, उससे पक्की दोस्ती है और उसे एक अहम साथी का दर्जा भी दिया हुआ है। जापान को डर है कि अगर ताइवान पर चीन ने कब्जा कर लिया तो उसकी सेना जापान के दरवाजे पर आ जाएगी। ये ईस्ट चाइना सी में जापान के हितों के लिए भी खतरा है। अब ये क्या है, इसके लिए भी नक्शा देखिए। आपको स्क्रीन पर ईस्ट चाइना सी दिख रहा है। जिस तरह साउथ चाइना सी पे अधिकार को लेकर मारामारी है, वैसा ही हाल ईस्ट चाइना सी का भी है। अनुमान है कि ईस्ट चाइना सी में करीब 20 करोड़ बैरल कच्चे तेल का भंडार है, इसलिए इस पर विवाद चलता रहा है, जिसमें सबसे बड़े हिस्सेदार हैं चीन, जापान और साउथ कोरिया। अब आपने खेल की बिसात देखी। अब आते हैं आज की खबर पे। मामले की शुरुआत हुई जापान से आए एक बयान की वजह से। जापान की नई प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने इसी महीने 7 नवंबर को देश की संसद में एक बयान दिया। किसी ने उनसे पूछा कि अगर चीन ने ताइवान पे हमला कर दिया तो जापान क्या करेगा? तकाइची ने जवाब दिया कि अगर वहां बैटलशिप्स हैं और वहां बल का प्रयोग किया जाता है तो आप इसके बारे में चाहे जैसे भी सोचें, ये हमारे लिए सर्वाइवल थ्रेटनिंग सिचुएशन यानी अस्तित्व के लिए खतरा पैदा करने वाली स्थिति हो सकती है। शब्दों पे ध्यान दीजिए। सर्वाइवल थ्रेटनिंग सिचुएशन, ये टर्मिनोलॉजी जापान के लिए बेहद खास है। क्यों? क्योंकि इसकी लीगल वैल्यू है। दरअसल जापान में एक कानून है जिसका नाम है सिक्योरिटी लॉ। इसे 2015 में बनाया गया था। इसके मुताबिक अगर किसी करीबी देश पर इतना बड़ा खतरा आ जाए कि जापान की अपनी ज़मीन पर बनाए तो वो अपनी सेना को लड़ाई में भेज सकता है, फिर भले ही जापान पर सीधा हमला न हुआ हो। यह खास इसलिए है क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद अमेरिका ने उसके लिए एक नया संविधान बनाया था। मकसद था कि ऐसी बुनियाद बनाई जाए कि आने वाले समय में विश्व युद्ध जैसी नौबत न आए। इस संविधान में लिखा गया कि जापान अपनी कोई सेना नहीं रखेगा। इसे शांति प्रिय संविधान कहा गया। इस बात पर जोर दिया गया कि जापान को हमेशा शांति के रास्ते पर चलना होगा। अगर कोई जापान में कहता कि हमें फिर से अपनी सेना बनानी चाहिए तो उसे रोक दिया जाता था। अब पेच ये है कि 2015 वाले सिक्योरिटी लॉ में अमेरिका की बड़ी भूमिका है। इस कानून के जरिए अमेरिका ने एक तरह से जापान को सुरक्षा की गारंटी दी है।
तय हुआ है कि अगर कल को जापान पर कोई खतरा आता है तो अमेरिका उसके साथ खड़ा है। इस कानून में पहली बार कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस की बात भी की गई है। मतलब अगर जापान के किसी सहयोगी देश पे हमला होता है तो जापान उसकी मदद कर सकेगा। असल में अमेरिका इस कानून का इस्तेमाल चीन को जवाब देने के लिए करना चाहता था। वहीं जापान के लिए भी ये एक अचीवमेंट थी। जापान में लोग लगातार ये सवाल उठा रहे थे कि इतना महान देश होने के बावजूद इसकी अपनी सेना क्यों नहीं है। अब इस कानून ने इन आवाज़ों को भी शांत करने की कोशिश की है। 7 नवंबर को भी जापान की संसद में इसी कानून पे बात हो रही थी। जिक्र ताइवान का भी हुआ, जिसके बाद चीन का नाम लेना न लेना बराबर था। सब समझते थे कि मसला चीन का ही है। चीन ने इस बात को गंभीरता से लिया और गुस्सा जाहिर किया। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि जापान की बातें भड़काने वाली हैं और उन्हें पीएम तकाइची के बयान को वापस ले लेना चाहिए। चीन को चिंता हुई कि जापान की इस तरह की कड़ी भाषा से उनकी जनता नाराज भी हो सकती है। यह सब 7 नवंबर को हुआ। इसके अगले दिन 8 नवंबर को एक चीनी डिप्लोमेट जू जियान ने एक्स पर एक विवादित लेख शेयर किया। लिखा था कि चीन के खिलाफ बोलने के लिए जापानी प्रधानमंत्री तकाइची का सिर काट देना चाहिए। जियान ने पोस्ट तो तुरंत डिलीट कर दिया, लेकिन तब तक बात बिगड़ चुकी थी। जापान ने कहा कि जियान की बात बहुत गलत थी। वे जापान के प्रधानमंत्री को लेकर ऐसे बात नहीं कर सकते हैं, ऐसे बयान नहीं दे सकते हैं। कुछ जापानी नेता तो उन्हें देश से निकालने की बात करने लगे थे। हालांकि ऐसा अब तक हुआ नहीं है। फिर जापान ने मामला शांत करने की कुछ कोशिश भी की। अपना एक अफसर चीन भेजा, लेकिन तनाव फिर भी बना रहा। जापान के बयान से नाराज होकर चीन ने उसकी अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने के लिए कई फैसले लिए। एक एक करके देख लेते हैं। चीन ने अपने नागरिकों से जापान न जाने को कहा। वहां की सरकारी एयरलाइंस ने जापान की टिकट बुक करा चुके लोगों को पूरा पैसा वापस कर दिया। इससे जापान न जाने से जापान के पर्यटन उद्योग को अरबों डॉलर का नुकसान होने की आशंका है। इसके अलावा सी फूड पर पाबंदी लगाई गई है। चीन ने कहा है कि जापान के फुकुशिमा प्लांट से निकलने वाले पानी की वजह से वो अब जापान से सी फूड नहीं खरीदेगा। यह भी एक तरह का आर्थिक बदला ही माना जा रहा है। फिल्मों पर भी रोक लगी है। चीन ने जापान की कुछ फिल्मों को भी अपने देश में रिलीज करने से रोक दिया है। बात इतने पर ही नहीं रुकी। जापानी पीएम के एक बयान के बाद चीन की कोस्ट गार्ड की नावें तुरंत दोनों देशों के बीच मौजूद विवादित आइलैंड सेनकाकू के पास गश्त करने लगी। मैप पर देखिए, सेनकाकू आइलैंड्स ईस्ट चाइना सी में कुछ छोटे खाली पड़े द्वीप हैं। अभी इन्हें जापान कंट्रोल करता है। पश्चिमी दुनिया में इन्हें पहले पिनाकल आइलैंड्स कहा जाता था। ये ताइवान के नॉर्थ ईस्ट, चीन के ईस्ट, ओकिनावा के वेस्ट में पड़ते हैं। चीन इन्हें दियायु द्वीप कहता है। अब इन द्वीपों पर जापान, चीन और ताइवान तीनों दावा करते हैं। चीन कहता है कि उसने इन्हें 14वीं सदी में खोजा था। अब जापान का दावा है कि 1895 से ये उसके पास थे और तब तक थे जब तक कि दूसरा विश्व युद्ध खत्म नहीं हुआ। युद्ध के बाद अमेरिका ने सैन फ्रांसिस्को संधि के तहत इन द्वीपों का प्रशासन संभाला। 1972 में ओकिनावा रिवर्जन एग्रीमेंट के जरिए इन्हें जापान को लौटा दिया गया। 1968 में यहाँ समुद्र के नीचे तेल मिलने की संभावना का पता चला, जिससे ये विवाद बढ़ गया था। अब 2012 में चीन और जापान के बीच इन द्वीपों को लेकर सबसे बड़े विरोध प्रदर्शन हुए। दरअसल 2012 में जापान की सरकार ने ऐलान किया कि ये द्वीप उसके हैं। इसके बाद चीन की सोशल मीडिया साइट्स पे जापान के इस दावे वाले पोस्ट तेजी से वायरल हो गए। इससे चीन में जापान के खिलाफ बड़े प्रदर्शन शुरू हो गए और माहौल बिगड़ गया। प्रदर्शनकारियों ने कई जापानी कंपनियों की गाड़ियां जला दी। कुछ जगहों पे मेड इन जापान का सामान भी जलाया गया। यहाँ तक कि लोग टोयोटा, होंडा और निसान जैसे जापानी ब्रांड्स की कार चलाने वालों को रोककर पीटने भी लगे थे। मामला शांत होने के बाद भी चीन आए दिन इन आइलैंड्स में गश्त करता रहता है। लेकिन जापान और चीन के बीच आज विवाद सेनकाकू द्वीपों पर नहीं है, न ही ये सिर्फ ताइवान का मुद्दा है। विवाद भड़का भले ही जापानी पीएम के बयान के बाद हो, लेकिन इसकी जड़ें काफ़ी गहरी हैं। इसी वजह से चीन जापान को लेकर इतने सख्त कदम उठा रहा है। क्या है ये दुश्मनी, ये जानने के लिए दोनों देशों के इतिहास को समझ लेते हैं। 1894-95 के युद्ध में जापान ने चीन को हराया था और उससे ताइवान छीन लिया था। फिर दूसरे वर्ल्ड वॉर के समय जापानी सैनिकों ने लाखों चीनी नागरिकों को क्रूरता से मारा। इसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। इन भयानक यादों ने चीनी लोगों के मन में जापान के लिए नफरत पैदा करती थी। चीनी सरकार ने भी इस नफरत को बढ़ावा दिया। 1990 के दशक में चीन ने अपनी एजुकेशन सिस्टम को में बदलाव किया उसमें, और तब वहाँ के स्कूल के सिलेबस में दूसरे विश्व युद्ध से जुड़े चैप्टर्स को बढ़ाया गया। इनमें जापानी सेना की बेरहमी को डिटेल में जोड़ा गया, जिससे नई पीढ़ी अपना इतिहास समझ सके।
स्कूल बुक्स में नानजिंग नरसंहार के बारे में भी बताया गया। जापान इसे सिर्फ एक घटना यानी नानजिंग इंसिडेंट कहता है, वहीं दुनिया इसे रेप ऑफ नानजिंग के नाम से जानती है। वो दौर जब जापानी सेना ने व्यवस्थित तरीके से नानजिंग में हजारों महिलाओं का रेप किया था। जापानी नेताओं के कुछ कार्य चीन की नाराजगी को और बढ़ा देते हैं। जापान के नेता अक्सर यासुकुनी श्राइन जाते हैं। यह स्मारक युद्ध में मारे गए लगभग 25 लाख जापानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया गया है। इस स्मारक में वे 14 लोग भी शामिल हैं जिन्हें क्लास ए वॉर क्रिमिनल्स माना जाता है। चीन का मानना है कि इन अपराधियों को श्रद्धांजलि देकर जापान यह दिखाता है कि उसे अपने पुराने बुरे कामों पर कोई शर्मिंदगी नहीं है। अब चीन के खिलाफ नफरत की झलक वहां की फिल्मों और नाटकों में भी मिलती है। चीन में दूसरे विश्व युद्ध पर बनने वाली फिल्मों में जापान विरोधी हिस्से जोड़े जाते हैं। इनमें जापानी सैनिकों को हमेशा अत्याचारी, बर्बर और चीन के दुश्मन के तौर पे दिखाया जाता है। और तो और अगर चीन के सोशल मीडिया पर भी जापान की बुराई करने वाले पोस्ट और वीडियोस को बढ़ावा दिया जाता है। अब इन सब के बीच जापान में 21 अक्टूबर को जब सनाए तकाइची नई प्रधानमंत्री चुनी गई तो चीन की भौहें फिर चढ़ गईं। दरअसल तकाइची जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे की तरह पहले से ही एक एंटी चाइना नेता के तौर पर जानी जाती रही हैं। वो लगातार ताइवान को लेकर बयान देती रहती हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने कम समय में ही जापान की रक्षा क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया है ताकि जरूरत पड़ने पर चीन का सामना किया जा सके। ऐसे में तकाइची के ताज़ा बयान के बाद बढ़ा विवाद उनके कार्यकाल में आगे कहां तक जाएगा, जानकारों से समझ लेते हैं। यही लोग सब सवाल उठा रहे हैं कि ये आगे किस हद तक बढ़ेगा। चाइना का ओवर द टॉप रिएक्शन है, बुली करने की कोशिश कर रहा है जापान को, सब लोग कह रहे हैं। और जब चाइनीज मीडिया के अगर आप एडिटोरियल देखें तो उससे ये पता चलता है कि उनका अंदाजा ये है कि जितना हम रिएक्ट करेंगे उतना स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा जापान को, जापान की जनता को और बाकी कंट्रीज को कि वो आगे से ताइवान के साथ इंटरफियर ना करें और ये ना कहें कि वो ताइवान को डिफेंड करेंगे। और फिर एक पब्लिक ओपिनियन पोल हुआ जापान में जिसमें 49% लोगों ने कहा कि हमें डिफेंड करना चाहिए ताइवान को और 44% लोगों ने कहा कि नहीं, हमें डिफेंड नहीं करना चाहिए ताइवान को। तो इससे उन्होंने देखा चाइनीज ने कि जापानी पब्लिक ओपिनियन बटा हुआ है, तो वो और प्रेशर लगाने लगे ताकि कोई और बंटवारा हो जाए और जापान पीछे हट जाए। हालांकि जापान की प्राइम मिनिस्टर कह रही हैं कि मैंने कोई नई पॉलिसी अनाउंस नहीं की, ये पुरानी पॉलिसी थी, बस ये पब्लिकली अनाउंस नहीं होती थी। तो क्योंकि पार्लियामेंट में ये सवाल पूछा गया उनसे कि किन सूरतों में आप नेशनल इमरजेंसी और वॉर डिक्लेयर कर सकती हैं, तो उसमें उन्होंने ये बताया कि ये एक सूरत हाल है जिसमें अगर ताइवान के ऊपर हमला हुआ या ताइवान को थ्रेट हुई तो हम इंटरफेयर करेंगे और प्रोटेक्ट करेंगे ताइवान को। अब इस पर अगला सवाल अमेरिका को लेकर बनता है। अमेरिका का इस विवाद पर क्या रुख रहेगा? तकाइची के प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जापान का दौरा किया था। दोनों देशों में कई अहम समझौते भी हुए थे, लेकिन ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में ताइवान के सवाल पर मुखर होकर कुछ भी नहीं कहा। सपोर्ट तो करते हैं लेकिन साफ साफ कमिटमेंट नहीं दी है। वो चीन से रिश्तों में बेहतरी चाहते हैं, ऐसा उन्होंने शी जिनपिंग से हाल ही में हुई मुलाकात में जाहिर भी किया था। तो अगर चीन जापान का विवाद बढ़ा तो ट्रंप का रवैया रहेगा कैसा, ये समझते हैं। अमेरिका का रोल अभी कुछ साफ जाहिर नहीं है। बाइडेन तो बहुत कमिटेड थे ताइवान के डिफेंस के लिए। ट्रंप का रवैया साफ जाहिर नहीं है। अभी तक अमेरिका ने कुछ बोला नहीं है। अमेरिका जंग लड़ना नहीं चाहता क्योंकि इसी टिकट पे इलेक्ट हुए, इसी बलबूते पे इलेक्ट हुए हैं ट्रंप की, और जंगें नहीं होंगी। पर अमेरिका का अटेंशन है एशिया पर। अगर कोई जगह ऐसी है जिसके लिए अमेरिका लड़ेगा तो वो चीन से ही लड़ सकता है, अगर किसी से लड़ सकता है, और वो ताइवान के ऊपर ही है। बाकी किसी सूरत हाल में ट्रंप मुझे लड़ते हुए नहीं दिखते। पर ताइवान के मामले में भी क्या कमिटमेंट है अमेरिका का इस वक्त ट्रंप के अंडर, वो साफ नहीं है, क्योंकि ट्रंप का जो कैबिनेट है वो भी बटा हुआ है। आधे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि चीन के ऊपर हमें आक्रमण करना चाहिए अगर चीन ताइवान पे करे, और आधे लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं, हम बस सपोर्ट दे देंगे ताइवान को, और ये ताइवान का मामला है, ये हमारा खून बहना नहीं चाहिए, अमेरिकन खून नहीं बहना चाहिए। खबर के अपडेट्स आते रहेंगे। बड़ी खबर को अभी यहीं रोकते हैं, सुर्खियों की ओर चलते हैं। पहली सुर्खी, रूस और पश्चिमी देशों के बीच की तनातनी अब जमीन और आसमान से बढ़कर समंदर की तलहटी तक पहुंच गई है। खबर है कि रूस के एक जहाज ने ब्रिटेन की धड़कनें बढ़ा दी हैं। जहाज का नाम है यंतर।
19 नवंबर को ब्रिटेन ने दावा किया कि यह जहाज उसके जल क्षेत्र में घुस आया और इसने ब्रिटिश सेना के पायलटों पर लेजर बीम्स दागी हैं। इसके बाद ब्रिटेन ने अपनी नेवी को ऑर्डर दे दिया कि अब इस जहाज के और करीब जाकर इसकी निगरानी करो। लेकिन सवाल है कि यह यंत्र वहां कर क्या रहा है। रूस इसे एक रिसर्च वेसल यानी खोजबीन करने वाला जहाज बताता है, लेकिन पश्चिमी रक्षा विशेषज्ञों की राय अलग है। उनका कहना है कि यह जहाज समंदर के नीचे बिछी केबल्स यानी तारों की जासूसी करना चाहता है, उसका एक नक्शा बनाना चाहता है। ब्रिटेन के लिए चिंता की बात यह है कि उसके समंदर के नीचे से गुजरने वाली केबल्स और तेल गैस की पाइपलाइनों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। अगर रूस ने इन केबल्स के नक्शे बना लिए तो युद्ध की स्थिति में वो इन्हें आसानी से काट सकता है। ब्रिटिश रक्षा मंत्री जॉन हीली ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को संदेश दिया है कि हम आपको देख रहे हैं, हम जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। अगर ये जहाज दक्षिण की तरफ बढ़ा तो हम तैयार हैं। इस सब पर रूस का क्या कहना है? रूस ने हमेशा की तरह इन आरोपों को खारिज कर दिया है। वहां के दूतावास ने कहा कि ब्रिटेन बेवजह का सैन्य उन्माद यानी मिलिटरिस्टिक हिस्टीरिया फैला रहा है। उन्होंने कहा कि उनका जहाज अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में अपना काम कर रहा है और ब्रिटेन की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है। अगली सुर्खी, अमेरिका ने भारत को जेवलिन मिसाइलें और एक्सकैलिबर आर्टिलरी राउंड्स बेचने की मंजूरी दे दी है। यह सौदा करीब $93 मिलियन यानी लगभग 770 करोड़ रुपए का है। बताया जा रहा है कि भारतीय सेना की मारक क्षमता को एक नए लेवल पर ले जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं जेवलिन मिसाइल की। जेवलिन एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। ये फायर एंड फॉरगेट तकनीक पे काम करती है, मतलब एक बार निशाना लगाया, फायर कर दिया और मिसाइल अपने टारगेट को ढूंढकर उसे तबाह भी कर देगी। सैनिक को वहां रुककर उसको गाइड करने की जरूरत नहीं है, वो तुरंत वहां से फायर करने के बाद हट सकता है। और दूसरा हथियार एक्सकैलिबर, ये तोप का एक गोला है, आर्टिलरी राउंड है, एक प्रिसीजन गाइडेड एम्यूनिशन है यानी जीपीएस से चलने वाला गोला। इसकी रेंज 40 किलोमीटर तक की है। इसका निशाना अचूक माना जाता है। ये पहाड़ी इलाकों में छुपे दुश्मन के बंकरों और ठिकानों को तबाह करने के लिए मुफीद है। अमेरिका का कहना है कि इस सौदे से भारत की सुरक्षा मजबूत होगी और ये इंडो पैसिफिक रीजन में शांति बनाए रखने में मदद करेगा। जेवलिन के साथ भारत को ट्रेनिंग और मेंटेनेंस का भी पूरा पैकेज मिल रहा है और खबर यह भी है कि भारत जेवलिन मिसाइलों को यहीं भारत में बनाने की बात भी कर रहा है, यानी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की भी बात हो रही है। दुनियादारी खत्म करें उसके पहले एक जरूरी सूचना सुन लीजिए। 21, 22 और 23 नवंबर कल से ही तारीख शुरू हो रही है। आ जाइए दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। वहां पर हो रहा है लल्लन टॉप का सालाना जलसा। 3 दिनों तक चलेगा लल्लन टॉप अड्डा। कौन कौन आ रहा है? सुनील शेट्टी आ रहे हैं, जयदीप अहलावत आ रहे हैं, मनोज पाहवा आ रहे हैं और आ रहे हैं अल्ताफ राजा, सोना महापात्र और ढेर सारे लोग। क्विज होगा, इनाम बांटे जाएंगे, बातचीत होगी लल्लन टॉप के पूरे परिवार से। हम लोग मिलेंगे और बात करेंगे। हमारा और आपका सामना होगा, बातचीत की जाएगी। उसके लिए करना क्या है? आपको डिस्क्रिप्शन में मौजूद एक लिंक है, वहां पे जाके 3 आसान से सवालों के जवाब देना है और जवाब देने के बाद आपके नंबर पे कड़ाक से टिकट आ जाएगा लल्लन टॉप अड्डे का। पहुंच जाइए, मिला जाएगा। दुनियादारी यहीं खत्म करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सुनिए, पास आइए। देखिए, 2 तरीके हैं, या तो कहें हम अपनी बात ढेर सारी राइमिंग के साथ, पर पहले म्यूजिक बंद कर दीजिए। दूसरा तरीका, 3 तारीख याद रखनी है, 21, 22 और 23 नवंबर 2025 और जगह मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम दिल्ली। यहां हर साल की तरह फिर जमेगा लल्लन टॉप अड्डा। और कौन आएगा? बड़े बड़े लोग, लेखक, गीतकार, शिक्षक, खिलाड़ी, मुंबई से नायक नायिका, गायक गायिका, हेल्थ के एक्सपर्ट, कॉमेडियन, क्रिकेटर, रैपर, यूट्यूबर, रील वाले स्टार और वायरल कलाकार। फिर से राइमिंग शुरू हो गई। आप बस इस बात पर फोकस करो कि एक से बढ़ के एक टैलेंटेड लोग जुटने वाले हैं। आप आ सकते हैं, मिल सकते हैं उनसे, सवाल पूछ सकते हैं, लल्लन टॉप क्विज खेल सकते हैं, इनाम जीत सकते हैं। अब लगा दो म्यूजिक यार। तो आ जाइए लल्लन टॉप अड्डे में, आज ही बुक करिए अपना टिकट। 999 की बजाय 799 में डिस्काउंट कोड लगाइए LT200। बुकिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करिए या फिर विजिट करिए thelallanTop.com और बैनर पर क्लिक करिए। फिर क्या है, मिलते हैं लल्लन टॉप अड्डे में, क्योंकि जिंदगी में मौज कायम रहनी चाहिए।